Right now we will proceed the second. आप बहुत स्मूथली जो भी पढ़ते जाएंगे, आराम से पढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने पहला क्या किया, मैं नेट पे सरफेस मारता था, तो मैं नेट पे कोई भी बुक्स पढ़ता था तो वहां मेंशन कर देता था। मेंशन कर दिया, पेज नंबर 36 पे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी रही थी तो वही मैंने नोटिस कर दिया। बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर करके लाते हैं, और जब आप के बाद आपके मन यहां पर हाइपोथेसिस पैदा होने लगता है, और बाय द वे वो प्रॉब्लम नहीं है, पहले है तो भी कुछ ना कुछ आपके मन में हाइपोथेसिस प्रोड्यूस होगा। तो हाइपोथेसिस नॉर्मली कहां से आता है, अगर कोई पूछे, जब आप लिटरेचर रिव्यूज करते हैं और उसके लास्ट शुरू करते हो तो यहीं से आपके मन में ऑटोमेटिकली क्या डेवलप होगा, गेटिंग। मीन जैसे मैं पैराप्रैक्सिस, मुझे लगा कि पैराप्रैक्सिस ड्यू टू द कॉन्शियस रीजन की वजह से होता होगा, बट दूसरा भी मैंने सोचा कि ये सब की वजह से होता होगा।
या तीसरा मैंने सोचा होगा क्योंकि अनकॉन्शियस डिजायर की वजह से होता होगा। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस पढ़ना शुरू किया, तो कहीं पर कुछ लिखा, कहीं पर कुछ लिखा, तो उससे एक आइडिया लगने लगा कि एटलीस्ट हमें 3 सेक्टर में स्टडी करना चाहिए कि पैराप्रेक्सिस का कॉजेस क्या हो सकता है। फर्स्ट में बी कॉन्शियस, सेकंड में बी अनकॉन्शियस, थर्ड में बी सबकॉन्शियस, राइट। जैसे मैं बी लिखते हुए कहीं ना कहीं हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी वजह से, या अनकॉन्शियस में है उसकी वजह से। अब में क्या फाइंडिंग, सो बुक के बारे में सिर्फ इतना स्टेप लिखो, राइट। इससे ज्यादा लिख रहे हो तो फिर वो फिर अलग एग्जाम के लिए हो जाएगा, और एग्जाम में आज तक एक को भी मैं श्योर करता हूं। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, एक्चुअल टॉपिक का सच में टॉपिक है। यहां पर हम लोग देखते हैं और हेडिंग भी बना लेते हैं अच्छा सा खूबसूरत सा, उसको मैं रेड कलर में बना देता हूं, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस, सो व्हाट इज हाइपोथेसिस है इसी, दैट इज हाइपोथेसिस, समझते हैं। सो हाइपोथेसिस के बारे में एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और 3 साइकोलॉजिस्ट को हमेशा कोई भी जो जिस चीज को बहुत लंबा चौड़ा, और इसको कोठारी की बुक में सबसे ज्यादा कोट किया गया, अगर कोठारी सर की बुक पढ़ी होगी आपने तो दैट देयर इज मेंशन अ लॉट। तो इसी में प्रॉब्लम्स का कुछ अपने मन में सोल्यूशन डिक्लेयर कर दिया, दैट इज अब राइट को हाइपोथेसिस तो होगी, सेगमेंट को लिए अलग अलग थीसिस शुरू, ऊपर क्या क्या फाइंडिंग है और इसकी फाइंडिंग को कितना जस्टिफाई किया जा सकता है। अगर मेरा हाइपोथेसिस प्रूव होगा तो मैं मान लूंगा कि कॉन्शियस की वजह से लोग नॉट एक्सेप्टेबल, तो फिर मैंने
दूसरे टॉपिक पे काम किया, फिर तीसरा। तो इस तरह से अलग अलग टॉपिक का कोई ना कोई आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, और हाइपोथेसिस को दूसरे वर्ड्स में भी बोलते हैं कि एक इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। एक तरह का ये टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो टेंटेटिव, एक इसको प्रिडिक्टिव स्टेट में भी बोल सकते हो आप। तो मैं बट ये सारी जितनी भी बात, ये सारी अभी क्या होनी है, टेस्टेबल के लिए आपको सबसे पहले क्या, all these things. So if somebody will ask you what is hypothesis, hypothesis is the अब कोई भी क्या डिफरेंस, राइट? सो सम हाइपोथेसिस और रिसर्च प्रॉब्लम में क्लास में पढ़ना चाहिए एक बार, क्योंकि मैं कई बार स्पेलिंग गलत लिखता हूं। हाइपोथेसिस और रिसर्च प्रॉब्लम में क्या तो देख सकते हैं यहां पर, राइट? तो रिसर्च प्रॉब्लम, गेटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट? इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट इसलिए मैं बोला हूं क्योंकि करना चाहता, और एक क्वेश्चन मार्क से रिसर्च प्रॉब्लम्स आप बोल सकते हो। और दूसरी हमने अभी बोल दिया यहां पर, इट इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। सो व्हाट इज हाइपोथेसिस इज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ, हमने किसी भी ए भी हो सकता है, राइट? तो ऐसे तो हाइपोथेसिस इज बेसिकली व्हाट, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ एनी प्रॉब्लम। नहीं, पहली चीज तो ये दूसरा टेस्टेबल नहीं है, दैट इज रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन। और में किसी भी बनाई कैंसर को लेकर और पैराप्लेक्सिस में क्या नो, तो मीन्स यहां पर क्या मीनिंग, मीन्स जब हमारे मन में मीनिंग हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? तो हाइपोथेसिस और रिसर्च प्रॉब्लम में एटलीस्ट आप चाहिए व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन हाइपोथेसिस। आई विश आपको समझ में आ रहा है, आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो और अच्छी बात है, राइट? क्यों अच्छी बात है? क्योंकि साइकोलॉजी का रूल है, मेंटली जितना हंग्री उतना ही उसके हंगरनेस बिहेवियर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेंटल हंगरनेस इज वेरी, भारत के प्राइम मिनिस्टर मेंटल हंगरनेस बहुत ज्यादा था और उसको उन्होंने पूरा किया, बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। तो मेंटल हंगरनेस होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन नहीं। और जिस दिन मेंटल सेटिस्फैक्शन हो जाए, ह्यूमन क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। अब मेंटल हंगरनेस में ग्रीड भी आता है, इसका ग्रीड नहीं बढ़ा, ग्रीड इज नॉट अ गुड साइकोलॉजी।
एक अच्छी हाइपोथेसिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए. यू मस्ट नो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. हम होती है. Relevant hypothesis. यही तो हुआ था. सुंदर पिच
उन्हें एक्सपीरियंस से होता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी लाइब्रेरी या बहुत बड़े रिसर्च सेंटर में बैठ करके, जितने भी महान रिसर्चर हुए सब अपने डेली लाइफ से उठाते हैं रिसर्च। उन्होंने अपने जीवन में कुछ चीजें एक्सपीरियंस किया और फिर उन्होंने वहीं से जाकर, हाँ एक अच्छा सा जो, अब जैसे लो मैं गूगल डेफिनेट किसी भी रिसर्च में चाहते हैं तो उसका then here is next thing is hypothesis। अच्छा, रिसर्च में रिसर्च के टाइप्स, माफ करना, हाइपोथेसिस के टाइप, मैं बीच बीच में कुछ भी बोलता रहता हूं ना, सो दैट इज कॉल्ड, हाँ दैट इज कॉल्ड, हाँ इसको हम पढ़ने वाले हैं, ये फोर्थ स्टेप है ना इसका, फोर्थ पॉइंट्स, फोर्थ पॉइंट्स इसको बल्कि डी बोलिए, ए बी सी डी करके डालते जाइएगा, पीछे से मैं ले लेता हूं, राइट। जैसे पहली चीज हमने क्या सीखा, मीनिंग ऑफ रिसर्च, मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड हमने समझा डिफरेंस, थर्ड हमने समझा व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड फोर्थ we are going to discuss about types of hypothesis। तो D is hypothesis के टाइप, और अगर समझना चाहेंगे तो यही hypothesis में और दो तीन बड़े जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी समझ लेंगे। सो इनिशियली इफ यू आर गोइंग टू डिटेल इनटू hypothesis टाइप, तो एग्जाम के लिए बहुत 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 जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, hypothesis टाइप। So how many types of hypothesis are there? Initially we have two types of hypothesis. One is considered as what? H0, which is also called null hypothesis। H0 को null hypothesis कह सकते हैं हम लोग। So this is a null hypothesis। Other is that is a H1,
H1 इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको HAB लिखा जाता है कई कई जगहों में. So it is also called alternate hypothesis. So alternate hypothesis. So what is an alternate hypothesis? We'll see. अब दोनों के बीच के डिफरेंस को जानेंगे. नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, राइट? और दोनों में अगर डिफरेंसेस समझ में आया तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर एक ही चीज है हमारे लिए जो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं. और मैंने देखा बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते, बहुत सारे. नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का डिफरेंस बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को समझ में नहीं आता. इसके पीछे जो रीजन है, क्योंकि इसको समझते समय माइंड का सेट बहुत यूनिक सा बना के रखते हैं, इसलिए मैंने नोटिस किया कि बहुत मुश्किल होता है उनके लिए समझना. हाँ, तो देखो, नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि जब लो कोई एक इंडिविजुअल है, ध्यान से सुनना नहीं तो आपको भी बात स्लिप होगी. कोई इंडिविजुअल है, मान लो वो इंडिविजुअल्स का नाम है एक्स. तो एक्स का कोई मीन होगा तो वो एक एवरेज, जानते हैं ना, अगर एक्स बाद है तो दिस का मतलब क्या हो गया? सिंपल मीन. पता है कि नहीं पता आपको? नहीं नहीं, अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूं. अर्थमेटिक मीन में जैसे एक हुआ कि किसी भी सैंपल का मीन मीन. तो पॉपुलेशन मीन को आप जानते हैं किससे लिखा जाता है? म्यू से. गेटिंग इट? तो मीन मान लो सैंपल है एक, और दूसरा क्या है हमारे पास? सपोज देयर इज अ सैंपल, और एक हमारे पास दूसरी चीज है पॉपुलेशन. तो मैं यहां लिख देता हूं, मान लो सैंपल है एक, और सैंपल में मान लो कोई पर्सन एक्स है, और पॉपुलेशन है. अब उस पॉपुलेशन का भी कोई मीन होगा, उसको हमने किससे डिनोट कर दिया? म्यू से. सो दैट इज व्हाट? पॉपुलेशंस. पॉपुलेशंस. अब ये नल हाइपोथेसिस का मतलब कि जो सैंपल का मीन और पॉपुलेशन के मीन में कोई डिफरेंसेस ना हो. अब सैंपल का मीन आया कि ये सारे लोग ग्रीन कलर में, तो सारे मान लो ग्रीन कलर में निकल के आ रहा है, तो इसका होना चाहिए ग्रीन. और अगर जैसे ग्रीन प्रूव हो गया, इसका मतलब ओके. ठीक, तो आप पहला लाइन लिखोगे क्या? नल हाइपोथेसिस मींस देयर इज नो सिग्निफिकेंस significant difference between between specific population and observations. Right? Any observations. So, comma, any observation. एक मिनट, क्या लिखा? नो ऑब्जर्व, क्या लिखा? नो डिफरेंस बिटवीन, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड एनी ऑब्जर्वेशन ही लिखा था ना लास्ट में. आगे उसी लिख देना, ड्यू टू सैंपलिंग और एक्सपेरिमेंटल एरर. ड्यू टू सैंपलिंग और एक्सपेरिमेंटल एरर.
ड्यू टू सैम्पलिंग और एक्सपेरिमेंटल राइट। अब जैसे हमें बाय द मैंने कहा कि पॉपुलेशन में सिखाया गया कि भाई पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंस ग्रीन है और मीन्स इसका जो मीन है वो ग्रीन है। एक और भाषा या इसी को मजाक मजाक में भी सीख सकते हो, कर ले मजाक थोड़ा सा कर लेते। मान लो ये सन है हमारा और सन से कोई भी लाइट आ रही है किसी भी प्लांट के ऊपर। प्लांट कैसे बनाओ स्वाति? ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर का प्लांट ऐसे ऐसे इसमें पत्ते लगा देता हूं ग्रीन कलर का, सही रहेगा ना? जानबूझ के बता रहा हूं क्योंकि इसमें जितना टाइम पास करेंगे उतना इफेक्टिव समझ में आएगा। अब मान लो सबसे लाइट आ रही है, लाइट किस कलर में लाऊं? पतली 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 यही कलर। मान लो सन की लाइट इस पे आ रही है। अब हमें पता है एक चीज हमें किसी ने बताया कि जितने भी पत्तों के पेड़ के ऊपर सनलाइट पड़ता है सारे पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं? ग्रीन हो जाते हैं। ये हमें मालूम है कि अपने घर में भी वो पेड़ पौधा लगा दिया, गेटिंग? और वो पेड़ लगाया और पता चला फिर से यहां पर भी सनलाइट देंगे हम लोग, यही सनलाइट यहां पर भी देंगे। अब ये जो सैंपलिंग हम कर रहे हैं ना, आई मीन जो ये सनलाइट यहां तो नेचुरली मिल रहा है, लेकिन जो नल हाइपोथेसिस सैंपल लिया है उस सैंपल में ग्रीन लाइट हम लोग प्रोवाइड, माफ करना ये पेड़ है, फिर से पेड़ बनाएंगे हम लोग, बना लेते हैं ऐसे, इसका भी पत्ता ग्रीन कर देते हैं। मीन्स अगर इसका भी पत्ता क्या हो जाएगा? ग्रीन, गेटिंग? सो सपोज दिस इज अ ग्रीन। सो इसका मतलब हमारा जो सनलाइट है वो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएट। लेकिन इमेजिन करो कि इसका कलर क्या हो जाए? रेड, सारे पत्ते क्या हो जाए? तो मीन्स हमारा सैंपलिंग यानी जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो सिग्निफिकेंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये कैसे पता चलेगा? अब इसमें एरर कहां हो सकता है? एरर हो सकता है कि हमने एक ऐसा पौधा ले लिया जिसका कलर ही नहीं होता, वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता हो। यहां पर एरर हो सकता है, पहला सैंपलिंग एरर, फर्स्ट में बी व्हाट? सैंपलिंग एरर। और ये जो पॉपुलेशन का डेटा है और इधर हमारा सैंपल का डेटा है, हो सकता है कि जो हमारा डेटा है वो गलत हो, तो मीन्स हमारा हाइपोथेसिस गलत क्यों हो सकता है? सैंपल की वजह से हो सकता है, डेटा की वजह से हो सकता है, या फिर हमने एनालिसिस ही गलत किया हो, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। इमेजिन करो हमने एनालिसिस गलत किया, इसका डेटा कुछ सही है लेकिन हमने एनालिसिस की गलती कर डाली, या फिर हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो एक्सपेरिमेंट ही गलत हो जाए। तो इसलिए हाइपोथेसिस में गलतियां हो सकती हैं, एरर्स हो सकता है। आगे एक टॉपिक हमें पढ़ना होता है हाइपोथेसिस एरर। तो देयर वी स्टडी अबाउट हाउ मेनी एरर्स? 2 एरर्स, जी, टाइप 1 एरर्स एंड टाइप 2 एरर्स। तो मतलब समझ में आया क्या कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को क्या डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, गेटिंग? या हमारा जो सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। इसे सरल तो मैं नहीं समझा सकता, आया समझ में? क्लियर? तो मींस अब ऐसे मैं डिप्रेशन पेशेंट का, मान लो इसे पॉपुलेशन है, मान लो हमारे पास में ये कैंसर पेशेंट का डेटा, जैसे मैं एक अपना एग्जांपल लेता हूं, रियल वाला है ना, जो मैंने किया था वो ज्यादा इफेक्टिवली समझ में आया। जैसे मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि एक कॉन्शियस की वजह से मैं स्टडी करना शुरू किया कि भाई कॉन्शियस की वजह से लोगों में पैराप्रेक्सिस, राइट? अब
मैंने सैंपल लिए 50 और सैंपल में पता चला कि वो चीजें नहीं मिली, इसका मतलब कॉन्सेस की वजह से नहीं होता, मेरा हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो मीन्स नल हाइपोथेसिस में दो बड़ी बातें ध्यान में रखना। पहली बात कि ये एक्सेप्ट भी हो सकता है, मीन्स नल हाइपोथेसिस कैन बी एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट भी हो सकता है, और दूसरी चीज भी हो सकती है, ये रिजेक्ट भी होता है। तो रिजेक्ट किस कंडीशन में हो सकता है और एक्सेप्ट किस में होगा, अब ये तो पता चलेगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। क्या बोलते हैं बेटे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मींस जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा उससे पता चलेगा कि वो डेटा एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। लेकिन जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली एक्सेप्ट ही होता है, और उसके बारे में अब हम अगली लाइन पढ़ना बोलना शुरू करेंगे। तो कुछ समझ में आई ना आपको बातें? सो नल हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस दैट डीम्स टू द ट्रू until proven the wrong basis of experiment or not। खैर ये दूसरे वर्ड्स में मैंने बोल दिया। देन नेक्स्ट, अब दूसरा हाइपोथेसिस क्या है बेटे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसको माइंड में बहुत अच्छे से सेट करो, एग्जाम्पल लेके जाओ, डिप्रेशन का एग्जाम्पल ले लो, ऐसे जो भी आपके मन में आते हैं। रिजेक्ट हो जाता, एक्सेप्ट भी हो, मैंने कहा तो दोनों हो सकते हैं। हाँ हाँ करेक्ट, ठीक है, समझ में आई ना, आगे प्रोसीड कर ले। हाँ ठीक है, बस आगे प्रोसीड कर। हाँ राइट। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसमें हम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है। अब इसमें क्या प्रूव करेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस है। सिंपल, एक लॉजिक लिखो तो, या समझो या लिखो, जो भी आपका मन करे। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में सपोज हमारे पास में एक सैंपल है और एक पॉपुलेशन है। सो पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में अगर हम लोग ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, सो लाइक दिस इज अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज देयर एंड देयर इज, ये सैंपल हो गया, या कोई और मान लो वेरिएबल्स 1 हो गया और एक वेरिएबल्स 2 हो गया। तो दोनों वेरिएबल के बीच में जब डिफरेंसेस है तो दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो लिखेंगे क्या, अल्टरनेट हाइपोथेसिस मींस, अब इसकी वोकैब्युलरी बहुत अलग अलग है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी होगी, मैंने सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट बताई।
तो इसलिए आप जब भी इसको पढ़ना तो एटलीस्ट 2-3 वोकैबुलरी में पढ़ लेना। अब मैं सारा तो नहीं बता सकता, इसमें तो कुछ चीजें स्टडी की है। राइट, डिफाइन एज वन इन विच अ डिफरेंस बिटवीन टू और मोर वेरिएबल is anticipated by the researcher। मतलब दोनों स्कूल के माफ करना, दोनों वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस हो। अब जैसे मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया, मैंने बनाया कि द डेली गवर्नमेंट स्कूल इज बेटर देन प्राइवेट स्कूल। इसका मतलब मैंने क्या बताया, दो अलग अलग पॉपुलेशन है और दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। अब अगर हमें डिफरेंसेस को ऐसे स्टडी कर डालें तो वही क्या हो जाएगा हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हाँ, दोनों अलग अलग चीजें हो। तो जैसे अब अगर हमारी सोसाइटी में पूछा जाए कि मैन इज बेटर देन वुमेन, कुछ पैरामीटर्स होंगे ना, या वुमेन्स इज बेटर देन मैन, करेक्ट। तो डिफरेंस में है, और अगर वो चीजें हम प्रूव कर पाए कि दोनों में सच में डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों को एक्सेप्ट कर। हाँ, लाइक देयर इज अ हरियाणवी पीपल एंड पंजाबी पीपल, बोथ हैव डिफरेंसेस। हाँ, अलग अलग पॉपुलेशन, और इसमें क्या होना है, करेक्ट। तो अब जैसे मुझे मान लो डिप्रेशन की स्टडी करनी है, जैसे मैं स्टडी करना चाहता हूं एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इन इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो हमें एक हाइपोथेसिस बनानी पड़ी, दो दो पहले एंजाइटी स्ट्रेस, एंजाइटी स्ट्रेस का सेम पॉपुलेशन में ले लेंगे, करेक्ट। हाँ, नहीं, हाँ, पहले इंजीनियरिंग वाले बच्चों में चेक करेंगे ना, तो पहले नल कर लेंगे, हाँ, अल्टरनेट कर लेंगे, करेक्ट है ना। अच्छा अच्छा, मैं हो सकता समझने, मुझे कई बार करेक्ट, तो दैट इज, हाँ, करेक्ट। तो इसलिए पहले स्टेप में क्या करना पड़ता है, हाँ, और अल्टरनेट में, करेक्ट। अब देखो, जैसे नल हाइपोथेसिस के बाद दूसरी चीजें आती हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इफ somebody विल आस्क यू, इसमें मुझे बड़े अच्छे अच्छे डायग्राम्स मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सबको पढ़ना चाहिए। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस है टाइप, एग्जाम में बहुत आया हुआ आपके। अल्टरनेट हाइपोथेसिस के भी टाइप होते हैं, गेटिंग। सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस
के टाइप्स कौन कौन से? अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अच्छा अभी लिख रहे हो क्या? लिखो। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हैव टू टाइप्स. फर्स्ट, directional hypothesis and non-directional hypothesis. Directional hypothesis and non-directional. राइट. एक देखो, जैसे यहीं पर लिख लो, बगल में लिख देता हूं या इसी के आगे, अगले पेज पे चले हम लोग, क्या चल लेते हैं. सो अदर इज, here is alternate hypothesis. Alternate hypothesis क्या है? Hypothesis. Alternate hypothesis. So alternate hypothesis में basically दो हैं. One is directional. And second is non-directional. Yes, at least आप किसी को तो बता सकते हो ना कि मैंने पढ़ा हुआ है. हाँ, मैंने भी पढ़ा हुआ है कि दो हाइपोथेसिस होते हैं किसके अंदर? अल्टरनेट के अंदर. डायरेक्शनल का मतलब क्या? डायरेक्शनल का मतलब हमारे मन में पहले कोई स्पेसिफिक माइंडसेट हो और हम उसी माइंडसेट को किसी भी पॉपुलेशन से प्रूव करने की कोशिश करते हो. क्या करते हो कि जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट स्कूल इज बेटर देन प्राइवेट. तो मेरे मन में क्या है जी? इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छा, मेरे मन में पहले से डायरेक्शन फिक्स है. मैं क्या प्रूव करना चाहता हूं? सही है. अब मैं दोनों की पॉपुलेशन, तो मैं इस डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एक माइंड सेट के ऊपर काम करते हैं, वन वे की तरफ जाते हैं. इसको डायरेक्शनल इज ऑल्सो कॉल्ड वन वे हाइपोथेसिस. एक पहले से हमारा माइंड सेट है कि इसको हम प्रूव करने वाले हैं या उससे रिलेटेड डेटा को लाएंगे. अब वो गलत खैर एक्सेप्ट होगा ही होगा. लिखेंगे आप, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज स्पेसिफिक्स या स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन, specify the expected direction specify the expected direction to be followed to determine the relationship between the variables. मीनिंग समझ में आई? इसका मीनिंग हुआ कि हम एक स्पेसिफाई हैं. स्पेसिफाई मतलब समझ में आया ना? हम प्रूव करने में लगे हुए हैं कि इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान. तो डायरेक्शनल हो गया. या बेटर की जगह उल्टा भी कर सकते हो. जैसे मैं बोलूं कि अफ्रीकन कंट्रीज इकोनॉमी इज वर्स देन इंडिया, या वर्स की जगह पे पुअर देन, क्या बोल सकते हैं, पुअरर देन इंडिया. खराब है, भारत से तो खराब है.
तो इसी तरह का जब हम रिसर्च करते, या मैं बोलूं ऐसे, मैंने बोल दूं कि सिगरेट्स हैव लेस कार्सिनोजन इफेक्ट देन द अल्कोहल। तो मैं डायरेक्शनल प्रूव करना चाहता हूं, जानबूझ के चाहता हूं कि मेरा रिसर्च इसी डायरेक्शन में जाए। मैंने सोचा कि सिगरेट्स, या ऐसे मैंने बोला कि प्रोटीन प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने मन बना रखा है, करेक्ट। कॉफी इज कॉफी हैव मोर स्टिमुलेशन देन द टी, पहले ही मन बना रखा है। तो डायरेक्शनल होता है, वेयर वी वांट टू प्रूव, या किसी भी तरह से प्रूव करने की कोशिश करें। रिसर्चर एक्सपीरियंस हो सकता है, या जरूरत हो सकती है उसकी, हाँ डेटा है। अब जैसे मान लो एक डाइवर है, डाइवर की लर्निंग, डाइवर जानते हैं ना जो स्विमिंग को डाइविंग करते हैं, तो डाइवर्स को मैंने सोचा कि क्लासरूम में वो अच्छा सीखता है एज कंपेयर टू रियल लाइफ, या मैंने इसे उल्टा बना लिया कि मैंने सोचा कि वो कार को चलाना अच्छा जानता है बट क्लासरूम में सीखना अच्छा नहीं जानता। हमारे रियल लाइफ में बहुत भरे एक्सपीरियंस पड़े हुए हैं, पूरा शुरू से हमारा जेंडर डिफरेंस इसी तो बेस्ड है, कल्चर डिफरेंसेस इसी बेस्ड है। महाराष्ट्र में मार के क्यों भगाते हैं लोग कई स्टेट के लोगों को? क्योंकि उनके मन में ऐसा हाइपोथेसिस है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। हमारे मन में भी बहुत सारे ऐसे हाइपोथेसिस हो सकते हैं, राइट। तो मीन्स अब जैसे इसमें हम पहले से कुछ प्रिडिक्शन, अब तो समझ में आ गया ना स्वाति क्या है डायरेक्शनल में, तब हमने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया हुआ। तो मीन्स इनडायरेक्टली अब वो प्रिडिक्शंस का बेस हो सकता है, जैसे मैंने पहले सोच रखा कि भाई कॉफी में ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू टी, या हमें पता हो, ऐसा भी हो सकता है, तभी तो हम ऐसा, या हमने कहीं सीखा हो, पढ़ा हो, ये रिसर्च से प्रूव्ड हुआ हो। वैसे सबसे ज्यादा एनर्जी किस में, अगर न्यूट्रिएंट के नाम में पूछा सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होती है, कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा एनर्जी देता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन डी मिनरल। नहीं, गलत है, भी गलत है। फैट, सबसे ज्यादा एनर्जी फैट में हो। फैट, इसीलिए 1 ग्राम अगर फैट में, हाँ अच्छा वही था, हाँ दूर दूर के तुक्के, ऐसे एग्जाम में भी तो ऐसे ही होते हैं ना, जो रियल एग्जाम्स आते जो हम सोचे नहीं होते वही सही होता है। यही था। हाँ हाँ, वो कॉमन सेंस के बेस पे एग्जाम नहीं होता, कंपटीशन कॉमन सेंस पे चलता ही नहीं। वो देते ही, यस कॉमन सेंस वाले बच्चे भगाए उनको पहले। स्क्रीनिंग एग्जाम में कॉमन सेंस, लाइनेस, ये सब पहले पकड़ में आ जाता है। अब कई बच्चे जब यूजीसी का भी एग्जाम लिखते होंगे मेरे ख्याल से वो टिक मारते होंगे, और टिक मारते समय अगर कई बार उनका मूड बन गया कि अब नहीं करना, बस जय माता दी 1, जय माता दी 2, जय माता दी, कभी कभी हाँ वो हो सकता है, हो सकता है। और इसमें नॉन डायरेक्शनल में क्या होगा, नॉट स्पेसिफाई, हमने ऐसा कुछ भी पहले से मन में नहीं बनाया हुआ है जी। हाँ, हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं बनाया कि कौन से स्कूल के बच्चे अच्छे होंगे, गवर्नमेंट्स या प्राइवेट, वो तो पता कैसे चलेगा, टेस्ट से और डेटा से पता चलेगा। अब जैसे मैंने लिखूं, मैं लिखूं कि जेंडर, ऐसे स्पोर्ट परफॉर्मेंस बाय द जेंडर्स, राइट, जेंडर एक्टिविटीज इन स्पोर्ट्स। तो अब इसमें जेंडर एक्टिविटीज में 2 जेंडर 3 जेंडर जो भी ले लो,
और उसकी स्पोर्ट्स में क्या परफॉर्मेंस, उसको आप स्टडी कर लो। या मैंने लिखा कि स्टडी या एनर्जी लेवल, स्टडी ऑफ एनर्जी लेवल इन कॉफी एंड टी। तो इसका मतलब हमने क्या किया, पहले से कोई डायरेक्शन नहीं बताया कि किसमें ज्यादा किसमें कम है जी। अब एक चीज आप पूछ रहे हो कि अल्टरनेट का है क्यों, क्योंकि यहां देखो टी एंड कॉफी की बात हो रही है तो 2 वेरिएबल्स हो रहे हैं। हाँ, गॉट इट। यहीं पर हो, क्लास से बाहर हो? अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा लगता है आपको, समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शनल अनदर इज नॉन डायरेक्शनल। हाइपोथेसिस था क्या, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट था। सो ये स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ये पता कैसे चलेगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से पता चलेगा, राइट? तो एक कॉन्सेप्ट इसी में हमें समझना होता है, मैं बोलूं उसका थोड़ा सा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या वर्ड मैं लिख रहा हूं, लेबल, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मुझे तो होना ही चाहिए, लगता फर्स्ट क्लास में अपना नाम लिखवाऊं, सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये हुआ कि जो हमने मन में परिकल्पना बनाई है, whatever hypothesis in mind, that is appropriate or not, while we check that, that is called, that is checking of level of hypothesis. अब लेवल ऑफ हाइपोथेसिस चेक करने के लिए मैंने यहां बोला चेक करना, चेक करने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट। अब टेस्ट करने के लिए हमें अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं हाइपोथेसिस में, दैट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक और मे बी नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक का डिफरेंस हमें जानना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब मैं पूछूं कि भाई एक मान लो जार है हमारे सामने और उस जार के अंदर मैंने मिल्क भर दिया, तो देयर इज अ मिल्क इज हियर। अब वो मिल्क 1 लीटर है कि नहीं, तो लीटर क्या है, एक तरह से स्टैंडर्ड है, गॉट मी पॉइंट्स और नॉट? तो मींस जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करते हो किससे चेक करते हैं बेटे, हाँ एक कोई ना कोई स्टैंडर्ड दिया जाएगा, देयर विल बी प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड। तो वो स्टैंडर्ड जो होंगे अलग अलग टेस्ट के अलग अलग होंगे। जैसे इमेजिन करो टी, एक होगा टी स्कोर का, तो टी स्कोर का अलग वैल्यूज, मतलब टी टेस्ट के अलग लेवल ऑफ टेबल, ऐसे टेबल होगी। मींस आप जैसे लॉग टेबल शायद पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े? अगर नहीं पढ़े तो पढ़िए, पढ़ा होना चाहिए, पढ़ लेना कभी। लॉग टेबल में हम वैल्यूज निकालते थे, फिर उसमें जाकर के कहां चेक करते थे, उस टेबल के अंदर। सेम एस ऐसे कहीं कहीं पर टी स्कोर की वैल्यूज होती है, ऐसे हमारे पास एफ की वैल्यूज होती है, एफ वैल्यूज में चेक करना पड़ता, मींस एफ की टेबल्स हमें देखनी पड़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट? अब उसमें चेक करते हैं, और जब किसी एग्जाम में मान लो आपके एग्जाम्स में आता है, तो वो वैल्यूज में सीधा बोल देता है कि अगर कोई पर्सन, इमेजिन करो मैं डिप्रेशन की स्टडी कर रहा हूं, अब डिप्रेशन की स्टडी में मैंने सपोज नल हाइपोथेसिस चेक करना शुरू किया। क्या स्वाति? नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस में मैंने सोचा कि भाई चलो डिप्रेशन स्टडी करूं। अब डिप्रेशन का मतलब कैसे स्टडी करोगे स्वाति, बताओ? डिप्रेशन कैसे स्टडी करोगे? हाँ? तो डिप्रेशन की स्टडी का मतलब ये हुआ कि पहले हम क्या लेंगे, उसमें सैंपल लेंगे।
और सिंपल का मतलब क्या होगा, इसका एक पॉपुलेशन भी होगा। अब इसका मतलब पॉपुलेशन का हमारे पास कोई न कोई एवरेज डिप्रेशन लेवल यहां पर दिया होगा। अब मान लो उसमें कहा गया कि जो डेटा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आएगा यहां पर कि एक पर्सन के अंदर मान लो 2.14 इतना डिप्रेशन तो कॉमन है, किसी भी स्केल पे ले लिया गया हो। और आपका डेटा आया कि जो आपने सैंपल की स्टडी करी, सैंपल की स्टडी करके निकाला कि उसकी वैल्यूज आ रही 1.95। हाँ, करेक्ट। जैसे यस जैसे मान लो आप नॉर्मली फिजियोलॉजिकल चेक करवाते तो सबका सीबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सबका चेकअप होता है, एक उसका स्केल है। अब उस स्केल से तो मतलब ये हुआ कि जो पॉपुलेशन यानी एक कई क्वेश्चंस में ऐसे नीचे लिखा रहेगा नंबर्स, और जैसे नंबर देखते हैं बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने ठीक से पढ़ा ही नहीं। अरे इसमें तो पता नहीं नंबर कहाँ यूज होगा, समझ में नहीं आया, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन आ गया। चुटकी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो, पैसेज में ज्यादातर आते हैं, विद इन अ सेकेंड, मिली सेकेंड के अंदर आते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस का अब जैसे भाई कि मैंने देखा कि भाई पैरामीटर्स इतना था लेकिन आपका कितना आया 1.9, इसका मतलब आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया कि रिजेक्ट हो गया? क्यों रिजेक्ट हो जाएगा जी? अब इमेजिन करो पॉपुलेशन अगर मतलब हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में डिफरेंस है कि नहीं है? ऐसा क्या होगा बेटी? यस, यही लिखना होता है, बहुत बच्चों में कंफ्यूजन होता है और अभी तक के मैं अपने बेस्ट एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूं। मींस अगर पता कैसे चला? हाँ राइट। अब ऐसे मान लो ज्यादा हो जाए, ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि भाई सैंपल और पॉपुलेशन दोनों के बीच में मतलब ज्यादा मतलब लगभग नियर अबाउट इतना तक चल जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। आई मीन ये हुआ कि जब एक्सेप्ट हो गया इसका मतलब क्या होगा, हाँ यस कि पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। मैं आज शांति जाके सोऊंगा, इतना समझ में आ गया तो मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। गेटिंग कितनी बड़े कॉन्सेप्ट आपने कितनी आसानी समझ ली। मैं ऐसे कई बहुत स्वाति नाम के मेरे पास बच्चे पढ़े हुए हैं और कई तो अभी अच्छी अच्छी जगहों में काम कर रहे हैं, एक तो एनसीईआरटी में काम कर रही, तो सी वॉज सेइंग सर बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं बहुत सारे रसगुल्ले का एग्जाम्पल देता था, कुछ भी अलग अलग चीजों का एग्जाम्पल देता था, बट खैर हो सकता है उसमें मेरी भी लेवल ऑफ थॉट मेच्योरिटी उतना नहीं रही हो। जैसे आप थॉट मेच्योरिटी बढ़ती जाती तो आपकी जो एग्जाम्पल्स और सारी चीजें रियल लाइफ से कनेक्ट होती। अब इसमें एक चीज समझ में आ रही ना कि हाइपोथेसिस ही तो है, एरर भी हो सकता है। अच्छा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्यों हम लगाते हैं बताओ, कितना हमारा हाइपोथेसिस अप्रूव, अब वो कैसे पता चलेगा? टेस्ट से पता चलेगा। अच्छा ये डेटा हमें कैसे पता चला बताओ? यस जो हमने सैंपल का कोई न कोई टेस्ट किया होगा, पूरी स्टैटिस्टिक्स उसका डेटा कलेक्ट किया होगा, डेटा को एनालाइज किया होगा, मीन निकाला होगा, मीन का हो सकता है कि कोई न कोई टेस्ट करके निकाला। बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं और इसको बहुत अच्छा समझाया है इग्नू में, क्योंकि इग्नू के बच्चे पढ़ते नहीं और इग्नू के प्रोफेसर बहुत अच्छा लिखते हैं। हाँ वो उसके लिए ईपीजी पाठशाला पढ़ो। जैसे इग्नू का ड्रॉबैक क्या है, इग्नू का ड्रॉबैक है कि जितने उन्होंने स्लाइड्स दिए हैं मतलब जो भी उनकी पीडीएफ्स हैं वो पीडीएफ में बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करके दिखा दिया। हाँ इसकी थ्योरीज अच्छी, लेकिन बेस्ट कैलकुलेशंस अगर आपको समझनी है गो टू द ईपीजी पाठशाला। हर एक टॉपिक का अलग अलग पूरे स्लाइड बना के दिया उन्होंने। आपने देखा होगा कि टी टेस्ट
आप सुने हैं ना बेटे, अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। तो टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा का हर किसी के अलग अलग पूरी का पूरा एक पीडीएफ दिया हुआ। हाँ, बट दोनों में ड्रॉबैक एक ही है कि दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम दिए जो कि प्रैक्टिस के लिए चाहिए हो। आप इसलिए पढ़ा, इसको समझ के जाओ। ऐसा नहीं कि एग्जाम पास करना है, एग्जाम में कुछ ही टॉपिक में घुस जाएगा, लेकिन नौकरी तो किसकी करनी है? टीचिंग की करनी है। यस, इसलिए अच्छे से समझ के जाओ, और कोई रीजन नहीं। मैं कई बच्चों से इसीलिए नाराज होता हूं, भाई आप पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन आपको भी तो पढ़ाना है। नौकरी मिल जाएगी तो पढ़ाओगे, आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग खराब होगी। हायर एजुकेशन पेपर 1 में आता है ना, रैंकिंग वगैरह पेपर 1 में ही पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के। तो एटलीस्ट आप इतना अच्छा रखो कि आपको एक बेहतरीन कॉलेज मिल जाए जहां भी पढ़ाओ। क्योंकि जब कॉलेज में भी पढ़ा रहे होते हैं तो एट दैट टाइम आपकी क्या क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो भी बहुत मैटर करती है। बस ये नहीं कि नौकरी मिल गई, मैंने देखा, क्योंकि वहां पर भी अगर आपकी क्वालिटी टीचिंग अच्छी नहीं लग रही है ना, तो कई बार बच्चे घुट घुट के, मतलब कई टीचर्स घुट घुट के रहते हैं। वो खुशियां नहीं मिलती, वो मजा नहीं आता, एंटरटेनमेंट नहीं आता, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा अपने काम से कि हाँ ठीक है। जैसे मैंने कई दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर को देखो, किताब खोल के वही रीडिंग कर रहे हैं। भैया इसके लिए थोड़ी ना आपको 1,60,000 मिलते हैं। तो दैट इज व्हाट्स अ टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। तो अभी अभी इसमें हमें समझ में आया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, समझ में आया ना। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम कैसे चेक करते हैं? मींस ऐसे होता है, जैसे देखोगे आप कि सपोज मान लो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या कई बार म्यूज की वैल्यूज होती है वो ग्रेटर देन 0.5 कुछ ऐसा लिखा होता है, राइट। या फिर कई बार जो वैल्यूज होती है वो लेस देन 0. इसकी वैल्यूज 0.5, मे बी सम टाइम इसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ग्रेटर देन 0.5। तो इस तरह की कुछ चीजें लिखी होंगी, वो आगे हम बात करेंगे अभी एरर्स के अंदर। मतलब खैर वो आप देख लेना, स्मॉल एंड ग्रेटर जो भी है। गॉट इट। सो नल, अच्छा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है ये समझ में आ गया। अब ये कैसे पता चलता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। अब जब आप टेस्टिंग करोगे उसमें एरर भी आएगा। खैर मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग अभी डिटेल में इसकी नहीं गई। हियर इज, तो लिखाऊं, लिखो। हाँ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मीन्स level of significance means when a researcher used to test their result with population and sample right, population with statistical tools to check their extremeness. अब दूसरे वर्ड्स में लिख दो, इट पैरा चेंज करके, इट मीन्स for every
study researcher have at least a standard values which he want to prove, which he will assess by the using sample its proximities with sample. Example, if in a research average depression level is mentioned, and researcher is doing some samples a researcher is doing researcher is collecting data of some sample, and try to proved by that population data. So researcher can use different tables, इसलिए रिसर्चर कई टेबल्स को यूज कर सकता है. नंबर 1, फर्स्ट टेबल क्या यूज कर सकता है? रिसर्चर कैन यूज डिफरेंट टेबल्स लाइक टी स्कोर टेबल, एफ स्कोर टेबल, एंड काई का भी कर सकते हैं. इसे काई टेबल अलग होती है, मीन्स पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेबल सेपरेट होती है. इट इज इक्विवेलेंट टू लॉगरिथम टेबल. और जो दिशा ने एग्जांपल दिया था बड़ा अच्छा, कि जो जैसे ह्यूमन बॉडी टेस्ट होता है कि एक हीमोग्लोबिन का लेवल इतना होना चाहिए, लेकिन उस स्टैंडर्ड से अगर कम है तो फिर वो नहीं मान सकते कि वो ठीक है. अब चलते हम लोग देखते हैं एरर. नहीं, इसी में एरर आएगा बेटे, हाइपोथेसिस एरर बोलते हैं, या एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. चले तो आप हेडिंग बना लो, एरर्स. एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. करें प्रोसीड इसको. अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एरर होते क्यों? क्योंकि हाइपोथेसिस क्या है बेटे? कल्पना ही तो है ना, एक इमेजिनेशन है. जैसे वाइफ ने क्या क्या इमेजिनेशन किया था हस्बैंड के बारे में, 5-6, कि इसलिए ऑफिस से लेट हो गया क्योंकि वो ट्रैफिक जाम में फंस गया, या ऑफिस में ज्यादा काम रहा होगा. तो गलतियां तो हो ही सकती है. अब जो वो एरर्स होते हैं, उसी एरर को यहां पर हम लोग स्टडी करते हैं. सो इनिशियली there is a how many errors, Swati? 2. That is called error 1. Error 1, which is also called type 1 error, and which is also called और करके लिखते जाना, which is also called alpha error. इसी का दूसरा भी नाम है अल्फा एरर्स. नोट से मैच नहीं हो रहा स्वाति? अच्छा, किताब से नहीं मैच हो रहा, उसमें उतना नहीं लिखा होगा. लिखा है क्या वो बेटे? वो है ही नहीं अपने लिए.
ऐसे 3 किताबें लिख दोगे बस, आप नेट क्वालिफाई कर लो एक बार। 2-3 लिख दोगे, इससे भी अच्छा लिख दोगे। ये डूबते हुए को तिनके का सहारे जैसा, बट डूबने से थोड़ी ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। So here is error 2, that is called type 2 errors, and or you can say also type 2 errors, or it is also called beta errors. तो errors 2, इसके नाम और भी हो सकते हैं, राइट? और नाम क्या हो सकते हैं? जैसे टाइप 1 को फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है, राइट? फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव। आपके यूजीसी के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे सिर्फ अभी तक की क्लास, 20 से भी ज्यादा। फॉल्स पॉजिटिव। एंड अब दूसरा क्या होगा? दैट इज कॉल्ड फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव। अब थोड़ी सी वही फिर से चलो, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या हो सकता है? गलत तो है सकारात्मक तरह से, मतलब गलतियां भी सही होती हैं। कैसे हो सकता है? कि जैसे मान लो कोई भी पर्सन नल हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहा था, और नल हाइपोथेसिस एक्चुअल में उसका क्या हो जाए? ट्रू, ट्रू हो जाए। नल हाइपोथेसिस ट्रू है। नल हाइपोथेसिस ट्रू होने का मतलब क्या हुआ? पॉपुलेशन, अब उसकी स्टडी वो करेगा क्या? क्यों करेगा बेटे? क्योंकि सैंपल और पॉपुलेशन सेम हो गए, इसका मतलब वो आगे रिजेक्ट कर देगा। क्यों करेगा उसकी स्टडी? जो चीज ट्रू हो जाती है उसको क्या कर देंगे हम लोग? रिजेक्ट कर देगा। तो पॉजिटिव सेंस में मतलब कैसे बताओ? एरर तो है लेकिन पॉजिटिव क्या है? मिला उसको ये कि पॉपुलेशन और सैंपल के लिए अच्छी चीजें मिल गई, एक पॉजिटिवली प्रूव्ड हो गई। इसमें लिख लो आप, तब आप ज्यादा अच्छा इंटरप्रेट कर पाओगे। टाइप 1 एरर मीन्स if an investigator reject the null hypothesis, reject the null hypothesis that is true in the population. That is true in population. समझ में आई? मीनिंग ये हुआ, मैंने कहा था कि जो प्लांट है, प्लांट ग्रीन है और पॉपुलेशन भी कह रहा कि ग्रीन है, ये तो हो गया, मतलब ट्रू है, सच है। लेकिन जो रिसर्चर है वो गलत कंक्लूजन निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने नहीं पाया होगा, राइट? तो मीन्स यहां पर ट्रू होने के बावजूद भी क्या हो रहा है? वो रिजेक्ट कर देगा। तो रिजेक्ट करना, और अब जो चीज सच्ची भी हो फिर भी उसको रिजेक्ट कर दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? गलत तो है लेकिन पॉजिटिव भी है, क्योंकि वो हाँ फिर भी वो रिजेक्ट कर दे रहा है। तो रिजेक्ट कर, थोड़ा सा माइंड पे सोचना, फिर प्रेशर डालोगे तभी बात समझ में आएगी कि कोई भी चीज जो सच है फिर भी आप उसको क्या रिजेक्ट कर दे रहे हो।
नहीं, वो सिग्निफिकेंस लेवल जो उसको दिखाई पड़ा, उस सिग्निफिकेंस लेवल पर उसको सही नहीं लगा, सेटिस्फैक्शन नहीं था, इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया। हाँ 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 हाँ। तो इसमें क्या है, एरर है, गलतियां तो है ही है, बट इसमें एटलीस्ट चलो कि मतलब जो चीजें गलत हैं दैट हैज बीन प्रूव्ड इट इज, तो मीन्स जहां ट्रू होगा वहां पर क्या होगा, रिजेक्शन। तो ट्रू और रिजेक्शंस मतलब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत सारे स्टेटमेंट आए हुए एग्जाम्स में, और मैंने इसलिए बोला कि अगर रिसर्चर ने किसी भी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया लेकिन फिर भी वो क्या हो, अपने आप में ट्रू हो, दैट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। इट इज गोइंग टू टेक प्लेस विद अस और नॉट इन अवर लाइफ। अब इसके ठीक अपोजिट्स, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव मीन्स क्या होता है, क्या देख रहे हो, अच्छा पेपर, अच्छा उसका देख रहे हो, हाँ हाँ चेक कर लो बाद में। हाँ, तो एक सेकेंड पहले इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लो, फिर 2-3 क्वेश्चन देख लें। लिखो इसमें false negative occurs if the investigator is failed to reject। हाँ, if investigator is failed to reject a null hypothesis, null hypothesis मतलब वो null hypothesis को रिजेक्ट नहीं कर पाया, मतलब दो चीजों में डिफरेंस तो है, पॉपुलेशन में और सैंपल के बीच में कुछ लोचा तो है, और लेकिन उस लोचे को भी पहचान ना पाए कौन, रिसर्चर, दैट इज कॉल्ड if our investigator is failed to reject the null hypothesis, actually आगे आगे लिखना, null hypothesis that is actually false in the population, जो कि गलत है, और गलत चीज को भी आप प्रूफ करने में असफल रह गए, दैट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। तो क्या समझ में आया बेटे, यहां पर पहले केस में क्या था कि जो चीजें आपने रिजेक्ट करी वो सच था, और दूसरे केस में क्या था कि जो गलत था आप उस गलत को भी आप रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि आप गलत को पहचान ही नहीं पाए, नहीं मतलब गलत को पहचानने में गलती कर दिया आपने, गलत भी नहीं पहचान पाए। गॉट इट? इसको रियल लाइफ में देखते हैं हम लोग। इमेजिन करो टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर में बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट आएगा, जिसे कहा जाए कि इंडियन पीपल्स आर वेरी मच इमोशनल। तो नॉर्मली ये पॉपुलेशन, ये तो मतलब मैंने क्या बोला कि इंडियन पीपल्स आर वेरी मच इमोशनल, मतलब भारत के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ऐसा मैंने नहीं, हार्वर्ड गार्डनर ने बोला था 2005 में, उस समय मीडिया ने खूब हाईलाइट किया। तो मैंने बोला कि इंडियन पीपल्स आर इमोशनल, और ये सबको पता है कि इतने इमोशनल भी नहीं होते। तो पॉपुलेशंस के बारे में हमें क्या मालूम है, ये पॉपुलेशन के बारे में जो हमारी ओपिनियन है वो क्या है, फॉल्स है। अब एक, हाँ ये तो हुआ कि पॉपुलेशंस के बारे में जो बातें बोली गई वो क्या है, फॉल्स है, गलत है।
और अब इसी में से आपने मान लो 20 लोगों को सैंपल ले लिया। अब उस सैंपल के सहारे आपको क्या करना था, इसको फॉल्स प्रूव करना था कि नहीं। बट लेकिन आप फॉल्स प्रूव करने में भी क्या हो जाए, फेल हो जाए। दैट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। स्वाति हिल गए? हाँ, इमोशनल नहीं होते। हाँ, लेकिन आप ये प्रूव ही नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, डेटा हमने लिया होगा इधर उधर से। हाँ, लेकिन सच्चाई नहीं है। सब जानते, मतलब एक मीन की, हाँ मीन की बात करें कि इतना एक बात गलत है। नहीं, हाँ, जैसे गार्डनर ने बोला कि भारत के लोग इमोशनल होते हैं, और इमोशनल को प्रूव करने के लिए एक बात तो गलत बोली थी उसने। अब डेटा सही, डेटा ले लिया, लेकिन उस डेटा से प्रूव ही नहीं हो पाया कि इंडियन लोग इमोशनल होते हैं। नहीं हो पाया, फांसी फॉस को, गलत को गलत नहीं कह पाए। गलत ये था कि इंडियन पीपल, हाँ, स्टेटमेंट गलत था, लेकिन हम उस गलत को प्रूव ही नहीं कर पा रहे। दैट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। हिल गया ना, देखो रजनीकांत बोलता ना, क्यों शिवाजी बॉस में हिला डाला मैंने, पूरा सिस्टम हिला डाला। इमोशनल, लेकिन एक बात गलत है। अब मैंने डेटा लिया, ऐसे मान लो 2 लोगों का डेटा ले लिया, और दोनों डेटा से गार्डनर किस बात को गलत तो पहले थी, वो प्रूव नहीं कर पाए कि सच में गार्डनर गलत था। दैट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। अब भी समझ में नहीं आया। हाँ, गार्डनर ने जो डेटा हो तो गलत था ही, हाँ, लेकिन उसकी गलती को हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। हम भी गलत हो गए, हाँ, हम टाइप 2 एरर हो गए, फेल हो गए क्योंकि उसको प्रूव करने में। आप अभी देखो 2 मिनट समझाऊंगा। जैसे मान लो आपकी मैम है, उसने कोई बात बोली। मैं, मैंने कहा ना कि अभी 2 मिनट समझाऊंगा। आपकी मैडम है, एचओडी मैडम है आपकी। एचओडी मैडम गलतियां करती है, वो सबको पता है, राइट। अब प्रूव करने के लिए स्वाति को सैंपल चाहिए था कि मैम का, ले चल के प्रूव करते हैं सबके सामने कि मैम गलत है। लेकिन उस स्वाति को प्रूव करने के लिए डेटा चेक नहीं चाहिए था। अब वो डेटा इकट्ठा ही ना कर पाए स्वाति, तो क्या हो जाएगा, टाइप 2 एरर, फॉल्स हो गया ना। गेटिंग, तो दैट इज कॉल्ड। अच्छा, अब पॉजिटिव में क्या था, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब, एचओडी वाले से एग्जांपल से बताओ। ना ना ना, अभी भी तो समझ नहीं। टाइप 1, हाँ हाँ, वो डेटा सही है, हाँ हाँ, यस, दैट इज टाइप 1। हाँ, एचओडी का भी समझ में आ जाएगा। मतलब जैसे पता है कि मैम गलत है, बात सबको पता है, ट्रू है, और आपने डेटा निकाला भी, फिर बाद में जाने दो। गेटिंग, तो दिस इज द टाइप ऑफ 2 एरर।
बड़ा सिंपल वर्ड में है कि कोई चीज यहां पर सही है लेकिन फिर भी उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, फॉल्स तो है लेकिन वो पॉजिटिव है। और कोई चीज नेगेटिव थी और उसको भी फिर भी वो प्रूव करने में हम फेल हो गए, दैट इज कॉल्ड फॉल्स। समझ में आई ना बातें? अब इसके ऊपर थोड़े थोड़े इंटरकनेक्टिव कॉन्सेप्ट पढ़ ले, इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ना है, जैसे नोट्स पढ़ोगे ज्यादा इफेक्टिव चलेगा। अब इसमें नोट्स नहीं है आपके पास? मुझसे ही सब कुछ चाहिए। तो इसके लिए जैसे नोट्स का है कि आपके पास जो भी है उसको आप पढ़ो। इन केस ऑफ अगर नहीं होता है तो फिर तो मेरे पास है, और मैं आपको भी चलो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, है ना? हाँ, तो इसको बोलते हैं टाइप 1 टाइप 2 एरर। इसके एग्जाम, अब बेटे कई बार ना एरर पर पैसे जाते हैं। एरर क्यों? क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आए हुए हैं क्या? अच्छा चेक कर लो, आपको मैं 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम दे देता हूं फिर से तब। हाँ ठीक है।